धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये चैप्टर है और ये है इनकम टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स है। इसमें सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और रेसिडेंशियल एंड टैक्स लायबिलिटी, ये 6 चैप्टर हैं जो कि इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप बीकॉम में हैं या बीबीए में हैं तो आपके लिए यह जो चैप्टर है बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना चाहिए और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको एग्जाम में। अब हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने चल रहे हैं तो पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी समझ लेते हैं। भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रोग्राम और थ्योरेटिकल बारीकियों से अध्ययन कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं बताएंगे, शॉर्ट में ही बताएंगे। ये मान के चलिए कि एक धूर्तबाज, एक बहुत ज़्यादा बेकार, बहुत ही ज़्यादा चापलूस या यूँ कहिए बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग वाला या बहुत ही चालाक ऐसा बिजनेसमैन जो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करता है। अगर उसकी प्रॉफिट हो रही है मान लीजिए 5 लाख रुपए, तो वो कोशिश करेगा कि मेरा ये प्रॉफिट जैसे तैसे कट के 2 या 3 लाख रुपए हो जाए, मैं 1-2 लाख रुपए इसमें से खर्चे ऐसे घटा दूं जिसका संबंध बिजनेस से नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर उस प्रॉफिट को कम से कम कर दूंगा तो मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में वो जैसे कि डेप्रीसिएशन 50,000 का डेप्रीसिएशन है तो 60,000 काट लिया। बैड डेट्स हुआ नहीं है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के नाम पे 4,000-5,000 रुपये और लगा दिया। इसी प्रकार से कुछ ऐसे खर्चे या तो वो ज़्यादा लिखता है या बिजनेस से बाहर के खर्चे होते हैं, पर्सनल होते हैं, उनको डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के लिख करके अपने प्रॉफिट को कम कर देता है और ऐसी ऐसी इनकम को शामिल कर लेता है जो इनकम उसके बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं। तो इस प्रकार से जब इनकम टैक्स के अधिकारी अगर इस चैप्टर को आप कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल, तो अपने आप को एक इनकम टैक्स का ऑफिसर समझ लीजिए और ऐसे सिचुएशन में जाइए कि आपने एक व्यापारी के यहाँ छापा डाला है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपने चेक किया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस जब आपने चेक किया तो पता चलता है कि उसने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश की। अगर उसका प्रॉफिट 5 लाख है एक्चुअल में, तो उसने उसमें अपनी सैलरी, अपनी कैपिटल का ब्याज, अपने नाम का बोनस, अपने घर का खर्चा, अपने घर के नौकर का खर्चा, अपने बच्चों की फीस वीस का जो खर्च है वो, दान वगैरह जो दिया है, जो बैड डेट्स हुआ नहीं उसके नाम पे प्रोविज़न कर लिया, डिप्रीसिएशन भी ज़रूरत से ज़्यादा ही काट लिया है। इस प्रकार से ऐसे खर्चे उसने यहाँ पर मेंशन किए डेबिट साइड में, जिसकी वजह से 5 लाख का प्रॉफिट कम होके 2 या 2.5 लाख हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब इनकम टैक्स का अधिकारी जाता है तो उन खर्चों को बहुत बारीकी से स्टडी करता है कि कौन से खर्चे इसके बिजनेस के हैं और कौन से खर्चे इसके बिजनेस के बाहर के हैं और कौन से खर्चों को इसने फालतू में जोड़ रखा है, मतलब कि घटाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में से। उन सब पर बारीकी से स्टडी होती है और उसके बाद वह एक स्टेटमेंट बनाता है जिससे ये पता चलता है कि इस बिजनेसमैन की एक्चुअल प्रॉफिट क्या है और ऐसी ऐसी इनकम को माइनस कर देता है जो इनकम इसके बिजनेस से रिलेटेड है नहीं। जैसे इन्होंने शेयर बाज़ार से कोई कमाई कर ली या इन्होंने डाक खाने में जमा हुआ पैसे से ब्याज प्राप्त किया, उसकी कमाई कर ली, वो भी इन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रखा है। भाई व्यापारी का जो मेन जो कमाई का जरिया होता है वो माल को बेच कर खरीद कर यही तो होता है, माल खरीदना और बेचना। अब इसके अलावा अगर वो और कोई कमाई करता है तो इसका मतलब है वो इनकम आउट ऑफ बिजनेस माना जाएगा।
तो उस इनकम को अगर इन्होंने कहीं जोड़ रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, तो उन सभी प्रॉफिट को, उन सभी इनकम को माइनस कर देंगे। जैसे डिबेंचर का ब्याज हुआ, डाकखाने से जो डाकखाने में पैसा जमा होता है वहाँ का ब्याज मिला हुआ है, या डिविडेंड प्राप्त हुआ है शेयर से, या सट्टे वट्टे से कमाई हो गई, घुड़दौड़ से कमाई हो गई। तो इस प्रकार से ऐसी कोई भी इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और इस व्यापारी ने उसे जोड़ा हुआ है, तो उन सभी को हम माइनस कर देंगे। अब हम इसको समझने के लिए इसका एक फॉर्मेट देखते हैं कि उस फॉर्मेट को कैसे प्रेजेंट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो ये इसका परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा उसको तो यहाँ लिखेंगे। ये प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। लॉस होगा तो ब्रैकेट लगा देंगे या माइनस में लिख देंगे, प्रॉफिट होगा तो सिंपल लिख देंगे। इसमें ऐड क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये 9 प्रकार की ऐसी खर्चे हैं जिन खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे कि व्यापारी अगर लिखा है तो उन सभी खर्चों को हम यहाँ जोड़ेंगे। तो वे खर्चे कौन से हैं? एक्सपेंसेज एक्सप्रेसली डिसअलाउड बट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब है ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस में आने तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी इन्होंने डेबिट कर रखा है। ऐसे खर्चे नॉट अलाउड बट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। ऐसे खर्चे जो अलाउ भी नहीं है, ये तो डिसअलाउड वाले हैं, ये अलाउड भी नहीं है, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस में ज़बरदस्ती डेबिट किया हुआ है। ऐसी कोई इनकम जो टैक्सेबल है इस हेड में लेकिन उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में नहीं लिखा है, मतलब इनके बिजनेस की कमाई है पर ये छोड़ के बैठे हुए हैं, तो उनको हम यहाँ ऐड कर लेंगे। कैपिटल एक्सपेंसेस, जैसे कोई मशीन खरीद ली, मोटर कार खरीद लिया, उसको इन्होंने खर्चा मान लिया जबकि उसका डेप्रीसिएशन कटना चाहिए, तो वह भी यहाँ पर उन्होंने डेबिट किया है तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। कोई घर का खर्चा है घरेलू, जिसे पर्सनल एक्सपेंसेज बोलते हैं। एक्सपेंसेज इन एक्सेस ऑफ द अलाउड अमाउंट, जैसे कि मैंने डेप्रीसिएशन बोला कि डेप्रीसिएशन तो वैसे तो है 50,000 लेकिन इन्होंने लिख दिया 60,000, 10,000 रुपये फालतू लगा दिए एक्सेस। लॉसेज नॉट अलाउड बट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। ऐसे कोई हानि, जैसे घर की संपत्ति बेच के घाटा हो गया, घरेलू मोटरसाइकिल बेच दी, मोटर कार बेच दिया, उसका नुकसान हुआ घरेलू चीज़ का, लेकिन उस नुकसान को यहाँ पर भर दिया है। वो अलाउड तो नहीं था लेकिन उस लॉस को यहाँ डाला है, तो इसको भी हम वापस जोड़ेंगे जिससे कि हम सही प्रॉफिट बिजनेस का पता लगा सकें। एक्सपेंसेज नॉट रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर बट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। यहाँ पर इस रकम का मतलब हुआ कि जो पिछले साल की कमाई से संबंधित वह खर्चा है ही नहीं, वह खर्चा या तो उस पिछले साल का हो या अगले साल से रिलेटेड हो, परंतु उसको भी डेबिट कर दिया गया है तो उसको भी हम वापस जोड़ देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक को या ओपनिंग स्टॉक को इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर अंडर वैल्यूएशन है, मतलब कम लिखा हुआ है, तो उसे जोड़िए, और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है यानी ज़्यादा लिखा हुआ है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, तो उसको हम यहाँ पर जितना रुपया फालतू है वो जोड़ देंगे। इन सारी रकमों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे और ये दोनों ऐड करके यहाँ लिख देंगे। अब इसमें से घटाएंगे क्या? घटाएंगे उन चीज़ों को एक्सपेंसेज एक्सप्रेसली अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना चाहिए था व्यापारी को, लेकिन व्यापारी ने डेबिट किया ही नहीं। ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस व्यापारी को डेबिट करके इस रकम को काटना चाहिए था, परंतु वो काट नहीं पाया। एक्सपेंसेज रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर बट नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। ऐसा कोई भी खर्चा जो पिछले साल से रिलेटेड तो है लेकिन इस व्यापारी ने डेबिट ही नहीं किया, तो उसको हम माइनस कर देंगे ताकि वो डेबिट होकर कट जाए। कोई लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होना था नहीं डेबिट हुआ, वो भी घटाएंगे। कोई इनकम जो कि इस हेड में आती ही नहीं, जैसे मैंने डाकखाने की इनकम बताया, डिबेंचर के ब्याज की बताया, डिविडेंड बताया, वो सारी ऐसी रकम है जिसका संबंध प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है। इस व्यापारी का वो अदर सोर्स की इनकम है लेकिन उन्होंने उसको जोड़ा हुआ है तो हम उसको भी माइनस कर देंगे। कैपिटल रिसीप्ट, कोई संपत्ति बेची गई है जो कि फिक्स एसेट्स है, तो वह बेची हुई संपत्ति यहाँ पर बिजनेस में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति बेचने का पैसा बेचने पर या तो नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा।
वो मेंशन किया जाता है, वो भी बिजनेस वाली हो तभी। इनकम्स आर रिसीव्ड टैक्सेबल अंडर अदर हेड बट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। ये वही रकम है जो अन्य हेड में आनी चाहिए, जैसे सैलरी में आनी हो, हाउस प्रॉपर्टी में आनी हो, कैपिटल गेन में आनी हो, अदर सोर्स में आनी हो, यहाँ की रकम, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इन्होंने लिखा हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ पर माइनस करेंगे यानी लेस करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका उल्टा होता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको माइनस करेंगे। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको माइनस करेंगे। तो ये जो घटाने वाली रकम है टोटल यहाँ लिख के यहाँ टोटल कर देंगे और फिर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे। तो ये हमारी जो है प्रॉफिट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन निकल के आएगा। ये हमारा फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग हम सवाल बनाने चल रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे जो हम सॉल्व करेंगे। है तो अनसॉल्व परंतु हम सॉल्व करेंगे। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको पढ़ा जाएगा। इस बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है, ये BK अग्रवाल की बुक है। आपके पास अगर BK अग्रवाल की लेटेस्ट बुक नई वाली होएगी तो उसमें हो सकता है ये 5वां क्वेश्चन हो। इससे पहले वैसे MCQ टाइप में क्वेश्चन है, वर्बली है, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 15 नंबर वाले, वो यहीं से चालू हैं। तो अब यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स सोज नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 3 लाख यहाँ पर दिया है आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ये कह रहे हैं कि जो नीचे की रकम लिखा हुआ है उन रकमों को इन्होंने घटाया हुआ है, घटाने के बाद 3 लाख का प्रॉफिट आया है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी कौन सी रकम है जिनका संबंध इनके व्यापार से या तो है नहीं या है तो ज़्यादा लिखा हुआ है। उन रकमों को, खर्चों को हम जोड़ेंगे और उस इनकम को यानी कमाई को घटा देंगे जिनका बिजनेस से रिलेशन नहीं है। अमाउंट ड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेज, पहला ही खर्चा मिल गया, ये पर्सनल एक्सपेंसेज है यानी कि निजी व्यय, घरेलू खर्चा है। इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 और 25। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम कई सालों से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जो इसमें चेंज हो रहा है वो है सेशन बदल रहा है। 23-24, 24-25, 25-26 सवाल वही है, कई सालों से क्वेश्चन वही चल रहा है। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए जो इन्होंने यहाँ पर दिया है वो लिख देंगे। उसके बाद 60,000 रुपये, जब इन्होंने बोला है कि भाई नेट प्रॉफिट 3 लाख है लेकिन इसमें वो रकम घटाई गई है जिनका संबंध बिजनेस से नहीं है, हम उन्हीं को ढूंढ करके यहाँ पर लिखेंगे, यानी जो खर्चे डिसअलाउड हैं। एड एक्सपेंसेज एक्सप्रेसली डिसअलाउड बट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ऐसे खर्चे जो कि इस व्यापारी को लिखना नहीं चाहिए लेकिन इन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज़बरदस्ती लिख करके घटा करके अपने प्रॉफिट को 3 लाख कर दिया, यानी इनका प्रॉफिट इससे कहीं ज़्यादा रहा होगा। तो सबसे पहला खर्चा इन्होंने घटाया था पर्सनल एक्सपेंसेज, जो कि घटाना नहीं चाहिए, तो हम पर्सनल एक्सपेंसेज को जोड़ देंगे। तो ये लिख दिया हमने पर्सनल एक्सपेंसेज। इसके बाद दूसरा खर्चा चेक करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ का मतलब होता है पर्सनल, यानी कि जीवन बीमा, खुद का जीवन बीमा, ना कि मशीन बिल्डिंग फर्नीचर का बीमा। इसका मतलब है व्यापारी के खुद से रिलेटेड है, पर्सनली 15,000। तो ये 15,000 भी हम जोड़ देंगे लाइफ इंश्योरेंस के नाम से। आगे आता है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स भी पर्सनल होता है, लेकिन इनकम टैक्स की कार्रवाई में किया गया व्यय इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन इनकम टैक्स जो पेड हुआ है ये पर्सनल है, ये 22,000 रुपये का, इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर 22,000 का ऐड हो गया। अब मान लीजिए इनकम टैक्स जो पेड किया 22,000, इसको पेड करने के लिए उन्होंने कहीं से लोन ले लिया, उसका ब्याज चुका दिया 1,500 रुपये। अरे भाई, जब इनकम टैक्स की छूट नहीं है तो उसके ब्याज की कहाँ से हो जाएगी? ये 1,500 रुपये भी जुड़ जाएंगे, ये भी बिजनेस से बाहर माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 रुपये। इसके बाद फिर अगला खर्चा इनका आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिजनेस का हिस्सा ही होता है, लेकिन ये जो पेनाल्टी होती है आदमी की गलती से होता है। यहाँ पर व्यापारी की गलती की वजह से GST में इन्हें अपना हर्जाना देना पड़ा 3,000,
तो ये बिजनेस से रिलेटेड हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो गलती से हुआ। तो 3000 रुपया ये भी पेनाल्टी के नाम से यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अगला खर्चा आता है म्यूनिसिपल टैक्स, 2100 रुपये है। 1/3 प्रोपर्सन हाउस का यूज होता है बिजनेस में, बाकी हाफ प्रोपर्सन यूज फॉर सेल्फ रेसिडेंट, और बाकी में होता है लेट आउट, किराए पर उठा रखा है। तो इसका मतलब साफ है कि बिजनेस में तो 1/3 भाग ही यूज होता है, बाकी तो फालतू हो गया। तो इसका 1/3 भाग काटेंगे, 700 रुपया ही बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने 2100 रुपये माइनस कर दिया। इसका मतलब इन्होंने 1400 रुपये फालतू माइनस किया है। तो हम 1400 रुपये वापस जोड़ देंगे, जो 2/3 भाग होता है वो 1400 रुपये है। इस प्रकार से इनकी जो टोटल रकम है 1,02,900 रुपये बिना मतलब का इन्होंने घटाया हुआ था, हमने वापस जोड़ दिया। अब जब वापस जोड़ दिया तो 3 लाख और 1,02,900 जोड़ के 4,02,900 हो गया। अब इसमें से नियम के मुताबिक इनकम एक्सप्रेसली डिसअलाउड, ऐसी इनकम को घटाना है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो चुका है। तो अब देखते हैं क्या है भाई। इसमें बोला गया है भाई, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 5,000 रुपये का बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है, यानी मरा हुआ पैसा व्यापार का कोई ग्राहक लेके भाग गया होगा। जब भाग गया था तो वो जो है डिसअलाउड हो गया। पिछली साल इन्होंने इनकम टैक्स वालों ने इस रकम पे टैक्स लगा दिया। डिसअलाउड का मतलब है उन्होंने छूट नहीं दी, पैसा भाग गया लेके, फिर भी उसे बैड डेट्स नहीं माना और उस रकम पे टैक्स लगा दिया। लेकिन अब वो पैसा इन्हें मिल गया, रिकवर्ड हो गया। जब रिकवर्ड हो गया या मिल गया हो तो उस कंडीशन में इस पेमेंट पे दोबारा टैक्स तो नहीं लगेगा, इसको हम माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। तो ये जो 5,000 रुपया है इसको हम माइनस कर देंगे। 4,02,900 में से 5,000 माइनस करेंगे, 3,97,900 रुपया आएगा टैक्सेबल इनकम, जो कि हमारे इस आंसर से सटीक बिल्कुल सही तौर पर मैच हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बिल्कुल तहलका मचाने वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो यहाँ पर मिस्टर नेहरू हैं जो कि अपने बिजनेस के ऑनर हैं और इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2024 का दिया है और इनका जो नेट प्रॉफिट है ये है 3,01,022। और इधर दिया हुआ है इन्होंने जो जोड़ा है इनकम में इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जोड़ा हुआ है। ये जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड होता ही नहीं है, ये बाहरी है, ये अदर सोर्स की इनकम है। ये रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस रेंट की इनकम है यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये दोनों रकम तो फालतू है, यानी कि ऐसी इनकम है जिसको यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पर जो खर्चे हम चेक करेंगे, सबसे पहले इन खर्चों को देखने के बजाय हम इसकी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट आपने देख लिया, सबसे पहले हम इसका नेट प्रॉफिट लिखेंगे। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट के मुताबिक कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर ऑफ मिस्टर नेहरू फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। भाई ये फॉर्मेलिटी है। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे को मैंने कहा भाई ये फॉर्मेलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस फार्मूले को ये समझ लो कि मतलब एक फार्मूला है। अगर आपने इस फॉर्मेट को नहीं लिखा और आपका सवाल पूरा सही हो गया तो ये नहीं पता चलेगा कि ये असेसमेंट किसका है, किस ईयर का है और किस चीज़ से संबंधित है, विषय क्या है, ये नहीं पता चलेगा। तो इनकम टैक्स अधिकारी जो है वो मतलब इनकम टैक्स अधिकारी नहीं, वो एग्जामिनर इसको ऐसे काटेगा यूँ और कर देगा 0 नंबर। अब ये मैं बार बार समझा रहा था, लेकिन एक स्टूडेंट के इनकम टैक्स में 0 नंबर आ गए। वो क्या करता था भाई, उसका करने का क्या नज़रिया था, बोर्ड पे सवाल बन रहे हैं, भाई साहब उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, कॉपी में लिखते नहीं हैं। मैंने बहुत समझाया भाई इसको कॉपी में उतारो, जैसे बोर्ड पर छप रहा है ऐसे तुम छापो, लेकिन बंदे ने एक बात नहीं सुनी। कहा सर गुरुजी मेरे दिमाग में सेट हो रहा है। अरे बताओ, कॉपी में लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगी, दिमाग में लिखेगा, समझ नहीं आया। अब उसका जो हाल हुआ, उनने इनकम टैक्स में जा कर के पेपर दिया, जब उसके नंबर आए 0 तो उसको यकीन नहीं हुआ। वो कहने लगा कि मेरा तो पेपर बिल्कुल टॉप गया, बिल्कुल हटो बच्चो गया पेपर, बिल्कुल बिंदास गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जब रिजल्ट आया तो जब 0 देखा तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो गया। तो कहने लगा गुरुजी मैंने बिल्कुल बेहतरीन किया, कोई दिक्कत भी नहीं है, एकदम डिक्टो। मैंने कहा अच्छा जी, तुम्हारा भाई पेपर सही हुआ है तो एक काम करो,
यूनिवर्सिटी से अपनी कॉपी निकलवाओ। तो यूनिवर्सिटी में कॉपी तो दी नहीं जाती है, हाँ कॉपी की फ़ोटो दी जाती है, मतलब फ़ोटो खींच के उसका प्रिंट दे दिया जाता है। तो उनने प्रिंट जो है वहाँ से बाई पोस्ट आया घर पे, और वो मेरे पास ही ला करके प्रिंट खोला। तो जब प्रिंट खोला मैंने तो उसमें देखा उस बंदे ने ये नहीं लिखा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये असेसमेंट ईयर नहीं लिखा, ये पार्टिकुलर नहीं लिखा, रुपीज़ भी नहीं लिखा। सिर्फ क्या लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, रकम लिखा हुआ है। ना तो ये पता है किसकी है किसकी नहीं है, न टैक्सेबल इनकम। बस यही करा है, हर सवाल में ऐसे ही गीलम गाला करके बिल्कुल एकदम रख दिया। एग्जामिनर ने क्या करा है, ऐसे कर रखा है, यहाँ इस कोने से लगाया पेन और ये ऐसे काट दिया और लिख दिया 0। अब बताओ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता चला किसकी इनकम है, ये नहीं पता चला कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, ये नहीं पता चला असेसमेंट ईयर क्या है, ये नहीं पता चला ये सब खर्चे इनकम किस चीज़ की है। तो भाई ये सवाल बनेगा कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए एग्जामिनर ने गलत काट दिया। इसीलिए मैं आप लोगों को भी आगाह कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि इनकम टैक्स को हल्के में न लें और इसको बहुत अच्छी तरह समझिए और इसके पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम प्रॉफिट तो हमने लिख दिया, प्रॉफिट के बाद हम यहाँ पर वही लैंग्वेज लिखे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऐड एक्सपेंसेज एक्सप्रेसली डिसअलाउड बट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ऐसे खर्चे जो कि पूरी तरह से अलाउ नहीं है फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं खर्चों को, उससे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम यहाँ इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ लिखा है फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर ₹550। इनका कहना है कि बैड डेट्स वास्तव में 550 रुपये ही हुआ है। अब आप खुद सोचो, अगर बैड डेट्स 550 रुपया लिखा है और वास्तव में बैड डेट्स 550 रुपये हुआ है तो भैया तुम कितना लिखे हो। तो इस व्यापारी को देखो तो इन्होंने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के पूरे 11,200 रुपये का चूना लगाया हुआ दिखा दिया कि भाई हमारे ग्राहक 11,200 रुपये लेके भाग गए। 11,200 में से अगर 550 रुपये घटा दो तो इन्होंने पूरे 10,650 रुपये खाम खा के लिख रखे हैं फालतू के। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के हम 10,650 रुपये लिख देंगे। अगली इन्फॉर्मेशन में क्या है, इनके इन्फॉर्मेशन आगे जो मिला है इनके बारे में, एडमिसिबल डेप्रिसिएशन एज पर IT रूल 11,700। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक 11,700 का डेप्रिसिएशन होता है। अगर हम इनकी बात करें तो भाई साहब की जो डेप्रिसिएशन नेहरू जी की वो डेप्रिसिएशन है 16,400। अब भाई 16,400 तुम क्यों काट रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अब इन्होंने कितना फालतू काटा, 16,400 में से अगर हम 11,700 माइनस कर दें जो वास्तव में है तो इन्होंने 47 रुपये तो लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन यहाँ 47 रुपया जोड़ देंगे वापस। अगला पॉइंट है इनका, ये कह रहे हैं मिस्टर नेहरू जो है अपना बिजनेस एक किराए के संपत्ति में यानी कि किराए के भवन में चला रहे हैं, किराए का मकान है उसमें बिजनेस चला रहे हैं। हाफ ऑफ विच इज यूज बाय हिम, आधे में तो खुद ही रह रहे हैं और मतलब उनका खुद का निवास स्थान है। इसका मतलब ये है कि जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में इनका बिजनेस चल रहा है उसका आधे में तो खुद रहते हैं, आधे में बिजनेस करते हैं। लेकिन पूरे मकान का जो किराया है वो 24 रुपया इन्होंने इंक्लूड किया है रेंट एंड रेट्स और टैक्सेज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस का जो रिलेशन है वो तो सिर्फ 1200 रुपये से है। 1200 तो इनका पर्सनल हो गया। तो इसका मतलब है 24 रुपये घटाना नहीं चाहिए था, इनको 1200 रुपये घटाना था। लेकिन इन्होंने 2400 घटाया तो हम क्या करेंगे, 1200 रुपये वापस जोड़ देंगे और आगे यहाँ की इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म हो गई। तो अब 1200 रुपये जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे रेंट 1200 रुपये। अब देखते हैं यहाँ पर ऐसी कौन सी रकम है जो इनके बिजनेस से रिलेटेड है नहीं, फिर भी डेबिट साइड में लिखा हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज, भाई ये तो बिजनेस का हिस्सा है, इसमें तो हमने काम कर दिया, 1200 का कांड हो गया ख़त्म। सन्ड्री एक्सपेंसेज, ये तो बिजनेस में होता ही है। हाउस होल्ड, ये घर का खर्चा है 21,880। हाउस होल्ड एक्सपेंसेज 21,880 हम ऐड कर देंगे।
इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो चुका। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, अगर मोटर कार की लॉस है, बिजनेस से रिलेटेड है तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नीचे बोल दिया प्राइवेट पर्पस, यानी कि खुद की संपत्ति है, घरेलू संपत्ति है ये, इसका मतलब है इसका संबंध व्यापार से नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1800 को भी जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन मोटर कार 1800 रुपये। इसके बाद फिर उन्होंने कहा इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 1790 रुपये है, तो ये 2880 रुपये में 1790 LIC का है। LIC खुद की होती है पर्सनल, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का रहा इंश्योरेंस प्रीमियम 1790। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये हम कर चुके हैं। तो अब हमारे इतने खर्चे जो है इस मिस्टर नेहरू ने ऐसे खर्चों को बेवजह घटाया हुआ था, अब हम वापस जोड़ेंगे इसमें, तो हमें पता चलेगा कि बिजनेस की कमाई तो इतनी है। अब इसमें से उस कमाई को बाहर निकाल देंगे जिसका संबंध बिजनेस से दूर दूर तक है ही नहीं। अब वो कौन सी रकम है, अब इनके क्रेडिट से पता चलेगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, भाई बताओ बिजनेस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या लेना देना, ये तो सरकार की प्रतिभूतियों का, सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज है। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इन दोनों रकमों को हम माइनस कर देंगे, यानी कि इनकम एक्सप्रेसली डिसअलाउड बट क्रेडिटेड टू P&L, यानी ऐसी इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखा है जबकि अलाउ है ही नहीं लिखना। ये दोनों रकम 30,752 हो गया। इसमें से हमने इसको घटा दिया तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो आ गया 3,12,290 रुपये। अगर हम इसका आंसर मिलाएं तो यहाँ पर 3,12,290 रुपये आपको जवाब इसका मिल जाएगा। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और इसकी स्टार्टिंग सब चीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक समझा। अगली वीडियो में हम और इसके क्वेश्चन लाएंगे जिसमें आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल को और भी बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखो और इसको शेयर भी करो। धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। प्लेलिस्ट में जा कर के कुछ और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वहाँ से जितनी हमारे पास मौजूद है मिर्च मसाला वो सब आपको लास्ट इसकी वीडियो की प्लेलिस्ट में मिलेगा। वीडियो की प्लेलिस्ट का मतलब इस चैनल के प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो जो आपके काम की है वो ज़रूर मिल जाएगी। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ जिसमें कुछ नया देखने को अवश्य मिलेगा।